ये देखिए, ये जो पुलिंदा है ये सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, दस्तावेज, ये इनकी पड़ताल है। एसओजी तो जांच अब आगे करेगी। कि राजस्थान को तो बिहार बना रखे हैं कि आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ, जिसका नाम है विश्वनाराम जाट। ग्रेजुएशन में इसके ग्रेजुएशन में लिख रखा है कि 44.50 ओबीसी का बंदा है। ओबीसी का बंदा, ये जांच अधिकारी को नहीं देख पाएगा कि सुनवाई नहीं हो रही है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारे आंख मूंद के बैठे हैं। यहाँ सेम शकल के आदमी घूम रहे हैं। ये हरदाना राम है जो लेवल 2 का फॉर्म भर रहा है, इसकी फोटो ये है, और यही सेम फोटो आपको लादूराम की पीटीआई भर्ती में मिलेगी। ये लादूराम है, इसकी सेम पीटीआई का फॉर्म भर रहा, तो ये सेम फोटो है। तो दो आदमी, अलग अलग नाम के दो आदमी, उनके एक ही चेहरे, जो राम सेम शकल का बंदा वही गणपत लाल बन के पीटीआई भर्ती का फॉर्म एग्जाम दे रहा है। तो ये सरकार को नहीं देखा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली हो रहा था तब आँख बंद करके बैठे थे क्या कि कौन राम गोपाल है, कौन गणपत लाल है, ये चीज़ें उनको नहीं दिखी। मेरे साथ तो हो गया, तो आगे नहीं हो, अपने भाइयों के साथ नहीं हो, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकारी जो बैठे हैं मोटी मोटी राशि लेकर, मोटी मोटी रकम लेकर। ये ओबीसी का बंदा है, 257 नंबर है इसके, 28 नंबर का फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखा है। मेरे 30 नंबर है। आज मैं तो ओबीसी का बंदा बाहर बैठा हूँ, फर्जी सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट है वो अंदर बैठा है। आज अब एक और हम आगे चलते हैं कि एक साथ दो डिग्री। ये एक सुनीता चौधरी नाम की कैंडिडेट है। जब आप ये माधव यूनिवर्सिटी में थी तो ये इसका पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावटी में है, उसकी बीएड की हमने डिग्री देखी वहाँ की, तो 2020 की सेम ईयर की, सेकंड ईयर की, राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। सबसे भ्रष्ट ही मान सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, सब जगह जोलमाल कर रहे गया। नरेश कुमार मीणा नाम का कैंडिडेट है। तब न तो इन्वॉल्वमेंट नंबर भरता है, न यूनिवर्सिटी का नाम भरता है, न पासिंग ईयर भरता है, कुछ भी नहीं शो करवाता है। एन लिख के सारे फॉर्म भर देता है। कर्मचारी चयन बोर्ड अपने अधिकारी बचने के लिए क्या कर रहे थे कि सारे छोरों से एक एफिडेविट ले लिया कि ये मेरी मानवीय भूल, शिकोबाज से 2022 की डिग्री लेके आ जाए, बीए बीएड 2021 में और बीपीएड की डिग्री 2022 में। एक साल की बीपीएड कौन सी होने लग गई है। एक जिले से अगर 100 कैंडिडेट उठेंगे ना तो सारे राजनेता सड़क पे आ जाएंगे। मैंने सारे मंत्रियों को, विधायकों को भेज रखा है। लोग आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप इस केस से हट जाए, नहीं तो आपका बुरा अंजाम होगा। इस तरह की क्या धमकियाँ मिलती हैं? परिवार को भी धमकियाँ आती है, हमें भी धमकियाँ आती है। क्यों उपेंद्र यादव ने युवाओं के भविष्य के साथ खेला? पीटीआई की नौकरी नहीं दिलवा सकता तो ये जिम्मेदारी ले ले कि मैंने इन बच्चों का भविष्य मैंने खराब करा। गाँव का किसान हो या मजदूर हो या मध्यम परिवार का व्यक्ति हो, सब लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी का। और ऐसे में अगर सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा हो जाए, डमी कैंडिडेट आ जाए या पेपर लीक हो जाए, तो उस गरीब परिवार के बच्चे का, उनके परिवार पर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। पीटीआई भर्ती 2022 का खुलासा हम 15 दिन पहले कर चुके हैं। हमारे साथ में उस वक्त राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष थे हनुमान किसान हमारे साथ में थे, और हमने पूरा खुलासा किया था और बताया था कि किस तरह से पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ। आज हमारे साथ में जो मेरे साथ शख्स देख रहे हैं वो है प्रेम गोलिया। प्रेम गोलिया जी, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद आपका बहुत। कोई भी सवाल बातचीत करने से पहले मैं इनके बारे में बता देना चाहूँगा कि ये वो शख्स है, तो कहते हैं ना कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोस में। ये इस तरह की सोच हम लोग रखते हैं, लेकिन ये हमारे साथ में खुद इस वक्त आज के युवा जो है वो भगत सिंह है। भगत सिंह का मतलब अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देना, अपनी पूरी जीवानी अपने देश को देना। तो आज के जो हमारे साथ में प्रेम है, जिन्होंने पीटीआई भर्ती 2022 में परीक्षा दी थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ। आपको बता दें कि पीटीआई भर्ती 2022 जो 25 सितंबर को हुई थी, वो हुई थी 5546 पद के लिए। जब इनका चयन नहीं हुआ तो इनको लगा कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अभ्यास करके, इनका लक्ष्य था कि मुझे पीटीआई बनना है। तो जब व्यक्ति कोई लक्ष्य लेकर चलता है तो निश्चित रूप से कहीं जब सिलेक्शन नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो, अगर इनकी अयोग्यता की वजह से सिलेक्शन नहीं होता तो ये दोबारा प्रयास करता है या कोई नौकरी के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब इनको पता लगा कि इसमें कुछ संभवतः गड़बड़ी हो सकती है या ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, इन्होंने उस समय जब इन्होंने शुरुआत की, बातचीत की लोगों से, और जब इसकी पड़ताल शुरू की, इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था। ये लग गए, पीछे लगे
और आज आपके सामने आपको पता है कि पूरा राजस्थान ही नहीं पूरे देश को पता है कि पीटीआई 2022 के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ। ये जो पद है 5,546 पद के लिए हुआ था, लेकिन जब पड़ताल चली तो 2,000 कैंडिडेट इसके अंदर फर्जी है। फर्जी अलग अलग तरीके से, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फर्जी हुआ। तो क्या परीक्षा तिथि जो 25 सितंबर थी, उसके बाद बीपीएड की जो डिग्री थी वो मान्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस डिग्री का उपयोग किया। पीटीआई परीक्षा देने की योग्यता है बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड, लेकिन आपको बता दें कि 2004 से सीपीएड बंद है, फिर भी बहुत सारे प्रत्याशियों ने सीपीएड की डिग्री लगाई। क्यों नहीं उसकी जांच हुई? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके ग्रेजुएशन में 45% नहीं थे, फिर भी इन्होंने इस परीक्षा को दी, क्यों इसकी पड़ताल नहीं हुई? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ने, यानी कि डम्मी कैंडिडेट, ये बहुत चलन पिछले कुछ सालों से हमारे परीक्षाओं में चला है, डम्मी कैंडिडेट बैठे, उनकी पड़ताल, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं, 1000 से ज्यादा, जो मिसमैच है। नहीं कि मिसमैच में क्या, फॉर्म में क्या, डिग्री में क्या, आपने उस समय फॉर्म में क्या भर दिया, बाद में डिग्री किसी और की दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे लकुने उसके अंदर आए, तो इसकी पड़ताल क्यों नहीं हुई? अब बात करें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का एक नियम है कि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज लेवल के, कॉलेज स्तर के जो जो टूर्नामेंट है वो नहीं करा सकती है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो उन्होंने उस सर्टिफिकेट को इस परीक्षा में लगाया। AIU यानी कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अनुसार यूनिवर्सिटी में खेलते समय जो अभ्यर्थी है उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से बड़ा जो अभ्यर्थी है वो मान्य नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये पुलिंदा, इसमें पूरा फर्जीवाड़े का पुलिंदा हमारे साथ आज हम लोग लेकर बैठे हैं। ओपन फेडरेशन टूर्नामेंट के अनुसार सर्टिफिकेट के अंक मान्य नहीं है, फिर भी 40% अंक बहुत को दे दिए। और एक साथ 2 डिग्री। अगर हम बात करें नियम अनुसार, यूनिवर्सिटी के जो नियम है, शिक्षा विभाग के जो नियम है और यूनिवर्सिटी के जो नियम है, यूजीसी के जो नियम है, उसके तहत ये कि एक व्यक्ति एक साथ 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई साहब लोग हैं, बहन लोग हैं जो जिन्होंने एक साथ 2 डिग्री की है, ये भी खुलासा हम करेंगे आपके साथ। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोडल एजेंसी बनी जाती है, जैसे कि बीएड होता है, बीपीएड होता है, कोई भी एग्जाम होता है तो एक नोडल एजेंसी, किसी भी विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी का जिम्मे दिया जाता है कि भाई आप ये पूरी काउंसलिंग करवाओगे। लेकिन ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ से जो बच्चे पास होकर आए, इस एजेंसी, नोडल एजेंसी को कोई लेना देना ही नहीं है, सीधे अपने हिसाब से काउंसलिंग करके उन्होंने भर्ती कर लिया। ये भी फर्जीवाड़ा इसमें हुआ। और एक और बात, जब बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी नहीं हुआ है, ये एक और लकुना इसके अंदर निकला है। इसके अंदर फर्जीवाड़ा जो हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से डीवी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो भी नहीं करवाया गया। डायरेक्ट किसने कर लिया? जो विभाग है उसने कर लिया। तो इसके अंदर कर्मचारियों को मिली भगत है। तो कुल मिला के अभी इसके अंदर चूरू में जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर जो एसओजी के माध्यम से जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अंदर अभी तक अगर हम रिकॉर्ड माने तो 300 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, 40 से 42 गिरफ्तार हो गए, जिसमें शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी मनीष सांगवान यूडीसी गिरफ्तार हो चुका है, जगदीश सहारण एलडीसी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये ऑल ओवर मैंने आपको थोड़ा सा इस मामले के बारे में बता दिया। अब तफसील से विस्तार से हम जानेंगे हमारे इस बेरोजगार यूनियन के भगत सिंह प्रेम जी से, प्रेम गोलिया जी से हम जानेंगे कि कैसे क्या फर्जीवाड़ा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम गोलिया जी को धमकी भी मिल रही है। स्वाभाविक है कि जब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस खेल में हो, यानी कि जिस शब्द के साथ, एक तो अपराधी सामान्य होता, लेकिन जिसके पीछे गिरोह, माफिया, संगठित गिरोह अगर जुड़ जाए तो निश्चित रूप से एक अकेला व्यक्ति किस तरह से लड़ता है, ये कहानी भी अपनी बताएंगे इनके। और ये बता दें कि परिवार के इकलौते बेटे हैं, जब इनको पता लगा फर्जीवाड़ा हुआ, झंडा उठा के निकल पड़े उस फर्जीवाड़ा को खुलासा करने के लिए। और परिणाम आपके सामने है, दस्तावेज आपके सामने है। तो एक एक करके हम लोग, प्रेम जी, सबसे पहले हम शुरुआत उसी से करेंगे कि पीटीए भर्ती की शुरुआत आप शुरू से शुरू करते हैं, बताइए। जी सर, ये पीटीआई भर्ती जो हुई है 25 सितंबर 2022 को इसका एग्जाम हुआ था और मैंने एग्जाम दिया था। 5,546 पोस्टें थी, इसमें 5,567 पास हुए, मात्र 18 कैंडिडेट एक्स्ट्रा पास हुए, जो 1 गुना से 2 गुना में।
अब 18 गुना में आप मेरिट कितनी मान सकते हो? ओबीसी जनरल की मेरिट कम से कम 5-10 नंबर का फर्क होगा, यहाँ 70-70, 80-80 नंबर का फर्जीवाड़ा हुआ है। 80 नंबर बहुत होते हैं, एक कट ऑफ 2 गुना से 1 गुना आने में बहुत कट ऑफ होती है। ये राजस्थान की पहली ऐसी भर्ती होगी जिसमें इतनी मेरिट का फर्क रहा था, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़े में ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी आई है, यूनिवर्सिटियां बैकडेट में डिग्रियां दी है, डमी कैंडिडेट दिए हैं, बैठे हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर दिए हैं सर्टिफिकेटों के वो नंबर बैठे हैं, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां उस समय तो फॉर्म भरते समय तो थी ही नहीं, और सारी की सारी लेके आए। अभी 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई है एसओजी में 203 कैंडिडेट पे, जो जेएस यूनिवर्सिटी के सारे कैंडिडेट फर्जी हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ऐसी सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने डिग्रियां बांटी है। तो काफ़ी सारी है, सारे दस्तावेज है अपने पास, जो काफ़ी फर्जीवाड़ा इस भर्ती में हुआ है। बिल्कुल, मैं सिलसिलावार करके आपसे पूछना चाहूँगा, और हम जो हमारा दर्शक देख रहे हैं उनको भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो पुलिंदा है एक एक करके। सबसे पहला ये कि परीक्षा तिथि 25 सितंबर के बाद की बीपीएड की डिग्री मान्य नहीं है। ये जैसा कि जब निविदा जो नियुक्ति का जब उनका विज्ञापन छपा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप 25 सितंबर को एग्जाम दे रहे हो तो उसके पहले यानी कि 25 सितंबर तक आपके पास में बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो अब इसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं? जी सर, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 सितंबर परीक्षा तिथि के बाद की डिग्रियां मान्य नहीं होगी। वैसे ऐसे 183 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 25 सितंबर के बाद की डिग्रियां, वो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियों की भी है, और जेएस यूनिवर्सिटी की तो सारे कैंडिडेट की डिग्रियां 15 अक्टूबर 2022 को छपी है, यानी परीक्षा तिथि के जस्ट बाद में ही छपी है। 173 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां 25 सितंबर के बाद की है। सारी की सारी डिग्रियां राजस्थान यूनिवर्सिटी भी है, ये अपने सारी लगभग ज़्यादा यूनिवर्सिटी जेएस यूनिवर्सिटी और ओपीजीएस यूनिवर्सिटी और कलिंगा ऐसी यूनिवर्सिटियों की, बाहर की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां आई है। जी देखिए, ये जो पुलिंदा है ये सिर्फ कागज़ों का पुलिंदा नहीं है, दस्तावेज। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं एक एक आपको तफसील से बताऊं आपको, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसके अंदर तकरीबन 183 ऐसे, ये इनकी पड़ताल है। एसओजी तो जांच अब आगे करेगी। अब ये तो हो गया। ये एक है जो एफआईआर एसओजी में 30 नंबर एफआईआर हुई है, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी है। ग्रेजुएशन के बाद में बीपीएड होती है, उसके बाद में ज्वाइनिंग देते हैं। जब ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी है तो बीपीएड की डिग्रियां कैसे मान्य करा? ये चीज़ कर्मचारी चयन बोर्ड को देखनी चाहिए थी, शिक्षा निदेशालय को देखनी चाहिए। इसमें सारे अधिकारी मिले हुए थे तो कौन देखेगा? ये तो नामजद एफआईआर दर्ज हो रखी है, जो अभी 30 नंबर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से अर्नी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां छाप के प्रिंट करके ये दी है। तो क्या वो अधिकारी कौन थे? जो जांच अधिकारी जो वहाँ पे जांच करने गए थे, और क्या उन जांच अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब आप जांच करने जा रहे हो तो कोई ना कोई बेस पे आप जांच कर रहे होंगे, किस पॉइंटों पे आपने वहाँ पे रिकॉर्ड देखा होगा, आपने वहाँ पे जांच करी होगी। तो ये जांच एजेंसियां जो भी जाती है, मैं पीटीआई भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी भर्तियों की ले लो आप, कहीं ना कहीं सारी डिग्रियों में वो वहाँ जाते हैं, जांच करते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ का रिकॉर्ड खंगालते हैं। तो वो खंगाले क्या था? वहाँ पे क्या देखा था? इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ पे सीधे गए आपके, वहाँ ये जो भी लड़के थे जिन्होंने उनका रिजर्वेशन फ्लाइटों में, सब सारों का देखोगे आप, फ्लाइटों से रिजर्वेशन हो रखा है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जाएगा तो वो रेल में जाएगा, ये जाएगा, फ्लाइटों में इनका अप डाउन हो रखा है। और वहाँ पे कोई भी जांच नहीं हुई, वहाँ यूनिवर्सिटी के गेट तक ही नहीं पहुँचे वो अधिकारी, और बाहर से ही जो मोटी मोटी रकमें ले ली और वो अधिकारी वहाँ से बाहर आ गए। निश्चित रूप से आप सब देख सकते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा शब्द ही मतलब गोपनीय होता है। यानी कि जो परीक्षा विभाग करवा रहा, इतनी गोपनीयता रहती है कि जो कैंडिडेट अपने दस्तावेज में जमा करा रहा, उसके बाद उसने जो दस्तावेज, जो डिग्री उसने लगाई है, उसकी जांच भी बड़ी गोपनीय तरीके से होती है। और उसके बाद जिस डिग्री को मांगा जाता है उस पत्र को यानी कि कंप्लीटली गोपनीय तरीके से होता है। इसके बावजूद बिना सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के मिलीभगत के ये काम नहीं हो सकता। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जब जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी का खुलासा नहीं कर पाए, वो इन्होंने प्रेम जी ने कर दिया है। अब आगे चलेंगे हम लोग। डमी कैंडिडेट ग्रेजुएशन 45%। ग्रेजुएशन में अब आमतौर पर बीएड वाकई कोई सी भी डिग्री होती है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन में 45% आपकी होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी 45% नहीं है तो वो डिग्री डिप्लोमा आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे खुलासे भी इसके अंदर हैं कि जो
ग्रेजुएशन में 45% नहीं थे, ये कितने मामले ऐसे हैं? सर ऐसे 173 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में ही 45% नहीं थे। एनसीटी की गाइडलाइन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बीपीएड करने की योग्यता रखते हो तो उसके ग्रेजुएशन में 45% कम से कम जरूरी है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और ओबीसी बाकी कैटेगरी के लिए 45% होने जरूरी है। इसमें तब रिलैक्सेशन है जब आपके पास स्पोर्ट्स में नेशनल में मेडल हो, तब आपको 5% और छूट दी जाती है। बाकी इनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ही नहीं था, फिर भी 45% से कम थे। ये राजस्थान की बाहर की यूनिवर्सिटियाँ, ये राजस्थान को तो बिहार बना रखे हैं कि आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ, पैसे लो सर्टिफिकेट बना के दो। ये एक बंदा है जिसका नाम है विश्नाराम जाट, ग्रेजुएशन में इसके ग्रेजुएशन में लिख रखा है कि 44.50। ओबीसी का आप बंदा देख है, रहे हैं। ओबीसी का बंदा है। ये जांच अधिकारी को नहीं देख पाए क्या? ये जांच अधिकारी सामने इसने भर रखा है। फिर ये एसजेजेटी झुंझुनू से बीपीएड कर रहा है, जबकि एसजेजेटी के पास में तो मान्यता ये बिना काउंसलिंग से डिग्रियां बांट रहे हैं, जो शिक्षा ग्रुप 4 के नियमों सरकार के विरुद्ध बांट रही है और सरकार अभी तक चुप बैठी है। एक कैंडिडेट है हरदात सिंह, जिसके ग्रेजुएशन में 45% से कम है। इन्होंने खुद ने भरा है, ये अपन ने तो है नहीं कि अपने ऐसे बिना करके। इसके ग्रेजुएशन में 43.27 है। सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड को भी उपलब्ध करा दिए हैं। निदेशालय को मैंने आज नहीं 2023 के एंड में ही करवा दिए थे, आज 2025 आने को आए हैं, 2 साल हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारे आंख मूंद के बैठे हैं क्योंकि उनको तो भारी भरकम पैसे गए हुए हैं। ये भी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से बीपीएड करना बताया गया। तो ये एनसीटी के रूल के ऊपर जाके ये बीपीएड और डिग्रियां जो करवाई जा रही है वो कहीं ना कहीं फर्जी है। इन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। डमी कैंडिडेट हो गया। डमी कैंडिडेट बनते हैं। इन्होंने जो बताया 300 डमी कैंडिडेट बैठे हैं, यानी कि अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरा अभ्यर्थी। ये तो हमारे राजस्थान के अंदर चलन ही चल पड़ा है पिछले कई सालों से डमी कैंडिडेट का। अभी कुछ समय पहले एक जिला मजिस्ट्रेट जो थे जैसलमेर के, शायद वो डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे थे और अच्छी मोटी जो रकम वो लेते हैं। तो 300 डमी कैंडिडेट बैठे। जी सर, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि एक ही शख्स के नाम है। जैसे मेरा नाम प्रेम है, तो प्रेम नाम का आदमी दूसरा तो नहीं हो सकता, सेम शक्ल का एक हो सकता हूँ, दूसरा तो नहीं हो सकता। यहाँ सेम शक्ल के आदमी घूम रहे हैं। ये हरदाना राम है जो लेवल 2 का फॉर्म भर रहा है, इसकी फोटो ये है और यही सेम फोटो आपको लादूराम की पीटीआई भर्ती में मिलेगी। ये लादूराम है, इसकी सेम पीटीआई का फॉर्म भर रहा, तो ये सेम फोटो है। तो दो आदमी, अलग अलग नाम के दो आदमी, उनके एक ही चेहरे। तो ये राजस्थान में जालोर सांचौर में मुख्यतः पाया जाता है। ये जालोर सांचौर बाड़मेर हो गया, वहाँ मुख्यतः पाया जाता है, पर ये अधिकारी नहीं देखे इसमें। एक ये बंदा है जो लेवल 1 में राम गोपाल है, जो राम सेम शकल का बंदा, वही गणपत लाल बन के पीटीआई भर्ती का फॉर्म एग्जाम दे रहा है। तो ये सरकार को नहीं देखा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली हो रहा था तब आंख बंद करके बैठे थे क्या कि कौन राम गोपाल है, कौन गणपत लाल है, ये चीज़ें उनको नहीं दिखी। ये दोलाराम है, ये दोलाराम की ये फोटो है और ये फोटो है पीटीआई भर्ती में, और ये दोलाराम है। इसमें साफ साफ फर्क दिख रहा है। कोई भी किसी भी अनपढ़ आदमी को बैठा दे, वो तो अधिकारी लेवल के बंदे थे, तो उनको ये जांच अधिकारी को नहीं दिखा क्या कि ये दोलाराम है या ये कौन है, ये फोटो सामने कौन फिजिकली रूप से करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। तो इस तरीके की धांधली ये एक भर्ती में नहीं है, ये पीटीआई भर्ती का नहीं है कि पीटीआई भर्ती में ही हुई, सारी भर्तियों में यही काम चल रहा है कि कोई देख नहीं रहे। अब थोड़ा सुधार होने लगा है क्योंकि लोग जागरूक हो गए, तो ये होने लगा है। डमी कैंडिडेट 300 प्लस डमी कैंडिडेट है। ये सरवण सिंह है, इसकी फोटो देखी जाए तो ये सरवण सिंह, इसका पीटीआई में ये भर रहा है और पटवार में ये भर रहा है। तो पटवारी में भी डमी बैठा है, पीटीआई भर्ती में बैठा है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता, ये वहाँ ये गैंगे हैं, बड़ी गैंगे हैं। जैसे मैं मेरी मान लो कि मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ, 5, 7, 10 कंटिन्यू फॉर्म भरूंगा मैं, अलग अलग डमी बिठा के। अगर कोई होशियार बंदा नहीं बैठेगा डमी, तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तब तक उस गैंग का ठेका ले रखा होता है कि भाई इसको पास करवाना है, जितने भी पेमेंट लेके हर भर्ती में। चाहे पीटीआई में हो, ये तो पीटीआई में हो गया, तब खुला साम पीछे हमारे जैसे बंदे को पीछे रह जाता है। राजस्थानी विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटियों से बीपीएड करने के बावजूद अगर पीछे रह जाते हो तो फिर वो समाज में एक छवि भी खराब हो जाती है कि पढ़ नहीं रहते, जयपुर में बैठा घूम रहा था, ये हो रहा था। पर क्या रीजन रहा था उसके पीछे हम
पूरे देखे थे तो 2000 डमी कैंडिडेट, फर्जी डिग्री, बैकडेट डिग्रियां ये आती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के बच्चों के साथ अन्याय सही। होता है। और ये आगे नहीं हो, मेरे साथ तो हो गया, तो आगे नहीं हो, अपने भाइयों के साथ नहीं हो, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे हमारे हजारों जो हजारों कैंडिडेट जो हैं। दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर प्रेम गोलिया जी जैसा जज्बा है, या फिर मैं उन तमाम जिम्मेदार अफसर को, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग में हो, चाहे वो सरकार के अंदर बैठे शिक्षा विभाग के अंदर लोग हो, आपको इस बात का देखना चाहिए, इस बात की आपको पड़ताल करनी होगी कि क्या हमारे इन विभागों में जो गरीब किसान का बच्चा हो, गरीब मजदूर का बच्चा हो, या कोई भी हो जिसका हक है सरकारी नौकरी का, उसका हक वो जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी जो बैठे हैं मोटी मोटी राशि लेकर, मोटी मोटी रकम लेकर, इन प्रेम जैसे तमाम निर्दोष ईमानदार मेहनती छात्रों को, अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रहे हैं। जी, अगला स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। हाँ, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है 100 करीब इन्होंने बताया कि शिक्षा ग्रुप 4 के अनुसार प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई इंटर कॉलेज टूर्नामेंट नहीं करवा सकती है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई साहब हैं जो ऐसे सर्टिफिकेट लेके आए हैं। ये सर राजस्थान सरकार का शिक्षा ग्रुप 4 का लेटर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इंटर कॉलेज करवा सकती कि नहीं करवा सकती। तो इन्होंने साफ साफ गाइडलाइन में लिख रखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती, जिसके नंबर 4 नंबर से 16 नंबर तक होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां करवाए, अगर ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कराए तो भी 4 से अंक 16 तक होते हैं। पर यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की इतनी अनदेखी है कि वो 40-40 नंबर तक कैटेगरी में दे रहे हैं। और मैं उन सर्टिफिकेटों के नंबर कम करता हूँ, तो मेरे से कम नंबर वाले अंक वो आज ज्वाइन कर रखे हैं, मैं आज बाहर बैठा हूँ। जैसे एक कैंडिडेट नहीं है, ये रोल नंबर है 706319, ये ओबीसी का बंदा है, 257 नंबर है इसके, 28 नंबर का फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखा है। 28 नंबर कम करते हैं तो 229 पॉइंट समथिंग रहते हैं, मेरे 30 नंबर है। आज मैं तो ओबीसी का बंदा बाहर बैठा हूँ, और जो फर्जी सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट है वो अंदर बैठा है। आज वो आज नौकरी कर रहा है, और ये सरकार अब तक उन पे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उनको तिनका दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये राजस्थान के सारे युवाओं के साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अनुसार यूनिवर्सिटी में खेलते समय उस कैंडिडेट की, उस अभ्यर्थी की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे सारे कई कैंडिडेट इसके अंदर हैं। जी सर, ये एक मनदीप सांगवान की वाइफ है। जो मनदीप सांगवान वो है जो UDC लगा हुआ था शिक्षा निदेशालय में। अब जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी अपने घर परिवार वालों को सोचने लग के उनको ही फर्जी सर्टिफिकेट ला के, फर्जी डिग्री, इनकी बैकडेट डिग्री भी है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी फर्जी है। इसकी एज है 91 और ये 2022 में ब्रॉन्ज मेडल लगा रही है। इतनी बढ़िया प्लेयर हो गई कि एक मेडल लेने, मैं तो कह रहा हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना में जोर आता है। जब खिलाड़ी जाता है ग्राउंड में, मेहनत करता है, ये बिना मेहनत करे हुए ब्रॉन्ज मेडल तक लेके आ रहे हैं 25-25 साल प्लस में। उस समय तो ये अपने टूर्नामेंट होते ही नहीं है वहाँ पे, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये सारा एक गिरोह है। ये एजुकेशन का तो गिरोह है जो है, फर्जी डिग्रियों का तो गिरोह है जो है, ये सर्टिफिकेटों का गिरोह है। निदेशालय के सारे कर्मचारी में आप खंगालोगे ना, तो सारे के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के बेटे सर्टिफिकेट लेके नौकरी कर रहा होगा, या कुछ न कुछ सारे अधिकारियों के बेटे होंगे जो आउट ऑफ टर्न में लग रहे हैं ना, ये सारे के सारे उन अधिकारियों के बच्चे लग रहे हैं। तो ये 25 साल की प्लस का सर्टिफिकेट, इसको 40 नंबर दे दिए मेडल के। अब ओपन फेडरेशन टूर्नामेंट के सर्टिफिकेट के अंक मान्य नहीं है, यानी कि ओपन फेडरेशन टूर्नामेंट के जो अंक हैं सर्टिफिकेट के अंक मान्य नहीं है, फिर भी इन्होंने 40% दे दी। ये वाली बात आपने अभी बताई। अब एक और हम आगे चलते हैं कि एक साथ 2-2 डिग्री के डबल डिग्री, यानी कि एक नियम है NCT का और शिक्षा विभाग का, NCERT का और UGC का नियम है कि एक साथ 2 डिग्री, रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हो। प्राइवेट किसी से कोर्स सर्टिफिकेट कर सकते हो जो कि कॉरेस्पोंडेंस से हो सकता है, लेकिन एक साथ रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते। तो ऐसे भी कैंडिडेट हमारे साथ में जी सर, ये एक सुनीता चौधरी नाम की कैंडिडेट है। इसने PTI भर्ती का फॉर्म भरा था, तब ये BPED करना 2020 में माधव यूनिवर्सिटी से बताया। जब आप ये माधव यूनिवर्सिटी में थी
तो ये इसका पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावटी में है, उसकी बीएड की हमने डिग्री देखी वहाँ की, तो 2020 की सेम ईयर की, सेकेंड ईयर की, 2020 में पास आउट होना बताया। अब कैसे संभव है कि पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी इधर है और माधव यूनिवर्सिटी, दोनों का डिस्टेंस माने तो 300-400-500 किलोमीटर तो है, तो कैसे अप डाउन रोजाना पॉसिबल होता है कि वहाँ पे भी रहे यहाँ पे भी रहे। तब ये जब फॉर्म निकलते हैं या कोई भी भर्ती निकलती है, जब मन चाहे उनकी डिग्री ले आते हैं। जैसे आज कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकली है तो कंप्यूटर अनुदेशक की लेके आ जाते हैं, बीएड लेवल 2 की निकली है तो बीएड की डिग्री ले आ जाते हैं, पीटीआई की निकली तो बीपीएड की डिग्री लेके आ जाते हैं। ये एक कैंडिडेट है महिमा डूडी, ये वर्तमान में नौकरी भी कर रही है, लैब टेक्नीशियन पे नौकरी भी है। और जब लैब टेक्नीशियन से इनके ग्रेड पे में थोड़ा सा डिफरेंस आया तो इन्होंने सोचा कि मैं बीपीएड की बैकडेट से डिग्री ले आऊँ, तो बीपीएड की भी डिग्री ले आई इन्होंने। बीपीएड करना इन्होंने बताया है माधव यूनिवर्सिटी सिरोही, सेम ईयर की 2020 की। और ये कैंडिडेट जब लैब टेक्नीशियन का फॉर्म, लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, तब लैब टेक्नीशियन में भी ये सेम ईयर की बता रही है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी का RUHS जयपुर से 2020, सेम बैच की कैसे पॉसिबल है। माधव यूनिवर्सिटी और जैसे ये माधव यूनिवर्सिटी का एक दिन में अभी थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि ये हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो छवि खराब नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी फर्जी सिस्टम से थोड़ा दूर रहें और सही देख के यूनिवर्सिटियों से एडमिशन लें। और ये एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, सबसे भ्रष्ट मान सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, सब जगह जोलमाल कर रहे हैं। जोरदार है ये सचिन शेखावत नाम का कैंडिडेट है, इन्होंने 2019 की टूर्नामेंट की है ये हैंडबॉल की, तब ये शो कर रहा है विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज से जयपुर का। उसी समय 2019 में सचिन शेखावत तिलक पीजी महाविद्यालय से रोल बॉल के टूर्नामेंट खेल रहा है। ये गोल्ड मेडल है, दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है। ये गोल्ड मेडलिस्ट मतलब पापा की मेहरबानी है, क्योंकि इनके पापा जो है यहाँ फिजिकल एजुकेशन में कोच के रूप में है, कार्यरत हैं अभी। ये यहाँ सचिन शेखावत 2019 में 3 से 6 अप्रैल 2000 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में तिलक पीजी महाविद्यालय जयपुर में रह रहा। अब इसका जब पीटीआई का फॉर्म भरा इसने, तो पीटीआई का सचिन शेखावत बीएन उदयपुर सेम ईयर में बीएन उदयपुर से बीपीएड करना बताया 19-21 बैच में। जबकि 19-21 बैच में तो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से इसकी लॉ चल रही थी, इसकी हमारे पास डिग्री भी है, ये रही मार्कशीट है। LLB ईयर दिसंबर 2020, सचिन शेखावत शहजाद सिंह शेखावत। तो ये किस तरीका का भ्रष्टाचार है, ये चीज़ें कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी नहीं देख रहे हैं, शिक्षा निदेशक, ये जांच किस स्तर की कर रहे हैं। सब बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये सारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। तो सारे बच्चों से, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि सारे एक साथ संगठन के रूप में लड़ें ताकि ये आगे गंदगी खत्म हो। बिल्कुल। ये एक बंदा है योगेश कुमार शर्मा, इसी का सेम केस है, बीपीएड और बीए लाइब्रेरियन की डिग्री साथ में ले रखी है और अभी भी वर्तमान में नौकरी कर रहा है। ये जगदीश सारण का भाई है, ये भी निदेशालय में यूडीसी लगा है। 13 नंबर एफआईआर में ये दोनों मुलजिम थे और इनको एसओजी ने गिरफ्तार करा था 4 अप्रैल 2024 को। इसने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन साईनाथ यूनिवर्सिटी एमपीसीओर से लेके आया है 2021 में। 19 में एडमिशन लिया, 21 में आया। ये डमी भी है, डिग्री भी खरीदते हैं, डिग्री खरीदने के बाद में डमी बिठाते हैं, क्योंकि हर एक बंदा सारे में तो एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। मैं हूँ फिजिकल एजुकेशन में है, तो फिजिकल एजुकेशन मेरी प्रिपरेशन ठीक होगी, तो मैं बीएड में जाऊँगा तो मैं उसी में कैसे बैठूंगा, तो वहाँ मेरे को डमी की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरियन की भर्ती में लाइब्रेरियन वाला बंदा बिठाना पड़ेगा। अलग अलग भर्ती में ये इनका सोर्स होते हैं कि अलग अलग भर्ती में जो टैलेंटेड होते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड, जैसे हर भर्ती का अलग अलग ढूंढते हैं ये बंदे, ये गैंग गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो अलग अलग डमी बिठा देते हैं। ये वीडियो का फॉर्म भरा, इसमें अलग डमी बिठा दिया और ग्रेजुएशन की डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी से बता दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी तो अभी किरोड़ी मीना जी वहीं पे हैं अभी आज गंगराट चित्तौड़ में। मेवाड़ यूनिवर्सिटी वही वाली है, मेवाड़ फर्जी डिग्री के लिए उन्होंने
छापा मारा है, देखते हैं आगे क्या और कार्रवाई बेसिक होती है। कंप्यूटर अनुदेशक में ये अलग डमी बिठा देता है और बेसिक कंप्यूटर में अलग डिग्री लेके आ रहा है। मुकेश सारण है जो 25,000 का एसओजी का इनामी भी है, अच्छा 25,000 का इनामी है। इसमें इस पे एफआईआर भी दर्ज हो रखी है। तो ये बीसीए की भी डिग्री अरेंज कर रहा है सेम ईयर में। तीनों लाइब्रेरियन की भी डिग्री 2021 में, 19-21 में, बीपीएड की डिग्री 19-21 में, ग्रेजुएशन की भी डिग्री 19-21 में, सारी डिग्रियां एक साथ लेके आ रहा है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के ही दस्तावेज है, अपने तो है नहीं। ये सारे के सारे फॉर्म है। मेन चीज़ है ये है कि इनके पास ये नहीं है कि आप फॉर्म में भर रहे हो, पिछले एग्जाम में कहाँ बैठा था, क्या कर रहा था, कोई ये जांच नहीं कर रहा है। ये मिसमैच वाले डिग्री कुछ मिसमैच वाला, हाँ हाँ मिसमैच यानी कि आपको बता दें कि डिग्री में क्या, फॉर्म में क्या, आप पहले भर रहे हैं कि मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी से किया है। जब आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आपके पास उस समय डिग्री नहीं होती है, क्योंकि आपका गिरोह के साथ ये तय नहीं होता है, गिरोह ये बता नहीं पाता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी की मैं फर्जी डिग्री दूंगा। तो अभी तो कोई सी भी डिग्री, किसी भी कॉलेज का नाम लिख दो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो, फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो इस फॉर्म को जो चेक करने वाला कर्मचारी वो सेट है हमारे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, बाद में दूसरा भर देंगे हम, क्योंकि उस चीज़ को वो गोपनीय, मैंने आपको पहले बताया कि गोपनीय चीज़ है। तो उसके बाद जो मिसमैच वाले हैं वो बताइए। सर, ये नरेश कुमार मीणा नाम का कैंडिडेट है। ये फॉर्म भरते समय 2022 में जब फॉर्म भर रहा है तब न तो इन्वॉल्वमेंट नंबर भरता है, न यूनिवर्सिटी का नाम भरता है, न पासिंग ईयर भरता है, कुछ भी नहीं शो करवाता है। एन ए लिख के सारे फॉर्म भर देता है और यूनिवर्सिटी भरता है जेएस यूनिवर्सिटी शिकोबाद, कि मैंने जेएस यूनिवर्सिटी शिकोबाद में मैं पढ़ रहा हूँ। और जब डिग्री जांच दस्तावेज के समय जांच कर रहा है तो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू से बता रहा है। जब फॉर्म में मैं 2022 में मैं फॉर्म भर रहा हूँ और 2022 में फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं 2020 में पढ़ा, एडमिशन ले लिया होगा, मैंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, तब मैं 2022 का फॉर्म भर रहा हूँ। तब मैं 2020 में फॉर्म भरने एडमिशन ले रहा हूँ, तो जो मेरे को ये नहीं पता है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ये तो कॉमन सी चीज़ है कि मैं फॉर्म तो भर रहा हूँ पर यूनिवर्सिटी कौन सी मेरी यही नहीं पता। जब एग्ज़ाम हो रहा है उसके बाद में भर रहा है कि साहब मैंने वहाँ से डिग्री नहीं करी, मैंने ओपीजीएस से करी, जेएस से नहीं करी। तो उसमें और एक एफिडेविट लगा रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड अपने अधिकारी बचने के लिए क्या कर रहे थे कि सारे छोरों से एक एफिडेविट ले लिया कि ये मेरी मानवीय भूल। अब मानवीय भूल एक जने से हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि एक जने से मानवीय भूल है। ये ऐसे हजारों कैंडिडेट हैं, उनसे मानवीय भूल। एक और बहाना भी लगाया इसने, कंप्यूटर की गलती। जो कंप्यूटर वाले, मेरा फॉर्म भर रहा हूँ तो कंप्यूटर वाला कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ऐसे देख के भरेगा, इन्वायरमेंट नंबर कुछ भी भर देगा, यूनिवर्सिटी कुछ भी भर देगा, फोटो कुछ भी चिपका देगा। ये रमेश कुमार नाम का कैंडिडेट है, इसने पीटीआई का फॉर्म भरा था 2022 में। जब फॉर्म भर रहा है तब यूनिवर्सिटी भर रहा है ओपीजीएस से, इसने अनुक्रमांक भी भरे हैं, रोल नंबर भी भरे हैं, सारा कुछ भरा है। और मेन चीज़ इसकी एक और है कि ये बीए और बीएड 2021 में कंप्लीट होना बता रहे हैं। जब बीए बीएड 2021 में कंप्लीट होगी तो वो ऑटोमेटिक डिग्री बीपीएड की तो 2023 में होनी है। तो 25 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम था, तो 25 सितंबर के बाद में आप 1 साल बाद में उसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। मतलब ज्वाइनिंग के 1 साल बाद में तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। उससे पूर्व ये जेएस यूनिवर्सिटी शिकोबाद से 2022 की डिग्री लेके आ जा रहा है। बीए बीएड 2021 में और बीपीएड की डिग्री 2022 में। 1 साल की बीपीएड कौन सी होने लगी है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड इतना भी नॉर्मल सी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि भाई ये बीए बीएड तो 21 में हो रही है, 23 में डिग्री होनी है बीपीएड की, ये सीधी 22 में लेके आ जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं देख रहे थे। ये स्वरूप आराम है, फॉर्म में भर रहा है, कुछ भी नहीं भर रहा है, खाली छोड़ रहा है कि सारी ये आप कर्मचारी चयन बोर्ड भर देगा, आप भर देंगे, आप हमारे कर्मचारी सेट है, मैंने पहले भी कहा है, तो आप भर देंगे अपने हिसाब से। ये भर रहे हैं सब। ऑन ड्यूटी वाला हो जाएगा। ये नोडल एजेंसी के माध्यम से, काउंसलिंग माध्यम से बीपीएड में प्रवेश किया, तो आपको मैं आंकड़ा बता दूं कि जैसा मैंने पहले बताया कि नोडल एजेंसी एक तय होती है, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी, किसी को भी तय कर देते हैं कि भाई आप बीपीएड या बीएड या किसी भी परीक्षा को जो उसके लिए आप काउंसलिंग आप करेंगे या किसी को भी भेजेंगे तो रेफर आपके माध्यम से लेटर जाएगा। तो ऐसे जो बीपीएड में प्रवेश, माधव यूनिवर्सिटी सिरोही की, उसने 115 कैंडिडेट को अपने खुद की काउंसलिंग कर ली। बीएन कॉलेज उदयपुर 70, ओपीजीएस चूरू 139, एसजेजेटीयू झुंझुनू 33, सिंगानिया और सनराइज यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि उन्होंने 100 ऐसे कैंडिडेट
अपने खुद रवाना कर दिए? ये सर शिक्षा गुरु 4 का लेटर है। इन्होंने एसओजी ने 2 बार कर्मचारी एसओजी ने शिक्षा को विभाग को भी लेटर लिखा है और शिक्षा शासन सचिव को कि साहब इनका डीवी दोबारा करवा लो। 2 बार लिख दिया लेटर कि डीवी दोबारा करवा लो, इतनी गिरफ्तारियां पॉसिबल हाँ, भी नहीं सही है। बात है। अब 2000 कैंडिडेट को आप मान के चलो कि 2000 की गिरफ्तारियां पॉसिबल भी नहीं है। अगर हो भी गई तो सारे राजनेता सड़क पे आ जाएंगे। आज सड़क पे नहीं आ रहे, जब गिरफ्तारियां हो जाएगी उनके एरिया से 10-10, 20-20, 30-30 उठने लगेंगे कैंडिडेट। अब 2000 मान के चलो तो 33 में से डिवाइड करोगे तो 100 तो आ ही जाएंगे। एक जिले से अगर 100 कैंडिडेट उठेंगे ना तो सारे राजनेता सड़क पे आ जाएंगे। और अभी जो शिक्षा का जो स्तर है, इस तरीका का फर्जीवाड़ा आज तक एक भी नेता, सिंगल नेता का कोई ट्वीट नहीं आया क्या आप इसका ये कर लो, या मेरे साथ में कभी नहीं आया, मैंने एक भी नेता नहीं छोड़ा, या हमारी टीम ने जो मजबूत टीम है एक भी ऐसा नहीं है अधिकारी नहीं छोड़ा कि उनके घर पे ये पुलिंदा नहीं पहुंचाया। सारे नेताओं के पास में ये सारे पुलिंदे कि साहब जांच करवा लो, डीवी दोबारा करवा लो, डीवी सब दोबारा। नेता को दिया? सारे नेता, एक भी नेता नहीं, ऐसा मंत्री या नेता नहीं बचेगा ताकि मैं उनके घर पे नहीं दे के आया। सारे नेताओं को या तो मेरे फ़ोन गए हुए हैं या उनके पास में मैसेज गए हुए हैं या सारे डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं। मैंने सारे मंत्रियों को, विधायकों को भेज रखे हैं। तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार की। अब ये क्या करते हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी पे डालते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे डालते हैं। इसकी वजह से युवाओं का भविष्य इधर उधर डोल रहे हैं सारे। ये शिक्षा ग्रुप 4 का लेटर है जिसमें बिना काउंसलिंग आप बीपीएड या व्यावसायिक कोर्सेज है, बीपीएड बीएड वगैरह वे नहीं करवा सकते। ये जो नोडल एजेंसी है वही करवाएगी। जब ये 2019-20 में नोडल एजेंसी 18-19 में नोडल एजेंसी थी राजस्थान विश्वविद्यालय। जब उन्होंने 1750 सीटों पे करवाया था तब माधव यूनिवर्सिटी उसमें थी नहीं। बीएन उदयपुर ने काउंसलिंग में तो भाग लिया था, पर काउंसलिंग जब 120 सीटों पे काउंसलिंग हो गई उसके बावजूद 70 सीटों पे एक्स्ट्रा डिग्रियां बांट दी इन्होंने। एसजेजेटी हो गया, ओपीजीएस तो गिरफ्तार हो ही गई, उन्होंने पूरा फर्जी मान लिया, फिर भी आज नौकरी कर रहे हैं। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की या तो ढिलाई है या उन्होंने मोटा पैसा खाया। प्रेम जी ने जैसे बताया कि तमाम ये नेताओं को दे चुके हैं, तो मैं भारत रफ्तार के माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं हमारे राज्य के तमाम उन नेताओं से कि जब इन्होंने, एक आम व्यक्ति ने, आपकी प्रदेश की जनता ने जब आपको अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ और उस घोटाले का खुलासा आपके सामने कर दिया तो आप अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जनता आपसे सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। और कोई रह बताइए। डीवी नहीं हुई, कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाएगा। 243 हमारे पास में सूची है कि डीवी नहीं हुई उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जबकि नियम यह कि कर्मचारी बोर्ड किसी थर्ड पार्टी को लेकर डीवी कराता है। ये जब सर एसओजी ने मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था तब उसके बाद में जांच पड़ताल शुरू करी थी, तब कर्मचारी चयन बोर्ड से रिकॉर्ड मांगा गया था। जब रिकॉर्ड में ये पाया गया कि 243 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने डीवी कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पे करवाए नहीं, तो फिर वो डीवी हुए कहाँ? और वो 243 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट नहीं सब 243 कैंडिडेट सारे ओबीसी जनरल के कैंडिडेट थे, तो बहुत होते हैं 243, तो वो किस स्तर पे डीवी हुआ और वो उसका जिम्मेदार कौन है? अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि अब डीवी करवाने का हमारा काम नहीं था, तो 2022 में किसका काम था? मान लेते हैं, अभी मैंने सचिव साहब के सामने एक बार धरना प्रदर्शन करे थे। यहाँ पे लास्ट हथियार होता है धरना प्रदर्शन। जब पहले तो चीटियां देते हैं, नहीं मानते तो धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन करने गए थे तो सचिव साहब बोल रहे थे कि मैं सचिव इस वर्तमान में मैं सचिव हूँ, मैं उस समय सचिव नहीं था। तो मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड पे, क्या वो संस्था के आज मालिक नहीं है? सचिव संस्था के तो मालिक है ही। तो वो बोल रहे हैं कि हम डीवी नहीं करवाएंगे, ये डीवी करवाने का काम करेगी शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग करवाएगा, तो आपके फर्जीवाड़े का वो भुगतान शिक्षा विभाग करेगा। और शिक्षा विभाग में तो सारे भ्रष्ट आदमी बैठे हैं, 2 निदेशालय के कर्मचारी पकड़े ही गए हैं। और भी अभी देखोगे आप, आईपीआर देखोगे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने 2022 की पीटीआई भर्ती के बाद में कर ली है। ऐसे नामजद मेरे पास आदमी भी है जिन्होंने आईपीआर में करोड़ों का ट्रांजेक्शन है। क्योंकि वो पैसे आए कहाँ से? जब सैलरी 80-82 हज़ार आदमी की है तो 80-82 हज़ार में तो खर्चा ही निकलता है, तो वो उनके करोड़ों के फ्लैट कहाँ से आए? प्रेम जी, आपने बताया कि आपको जान का भी खतरा बना हुआ है, आपको धमकी मिलती है, लोग आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप
इस केस से हट जाए नहीं तो आपका बुरा अंजाम होगा, इस तरह की क्या धमकियाँ मिलती है आपको? सर जब ये शुरू से मिशन जब सिलेक्शन नहीं होता ना आदमी, तो आदमी कहीं न कहीं जाके वो रास्ते देखता है कि भाई किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था या मेरी प्रिपरेशन में क्या कमी रही थी। तो मैंने मेरे देखा था कि डिग्री भी सही है, सर्टिफ़िकेट भी सही है, एग्ज़ाम भी मैंने दिया, फिर क्या कमी रही थी। तो उस समय मैं चंडीगढ़ था, जब 31 मई को रिज़ल्ट आया था, तब मैं वहाँ से देखा था, तो वापस जब रिज़ल्ट मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैं वहाँ से 1 तारीख को मैं यहाँ पे आ गया था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। उस समय चेयरमैन थे पूर्व चेयरमैन हरिप्रसाद जी शर्मा। तो मैंने उनको अवगत कराया, सर मैं इस तरीके का फर्जीवाड़ा है। उस समय भी हमें अंदेशा था कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है, पर उस समय एक हमारे बेरोज़गार नेता जो बड़े प्रभावी थे उस समय, उपेंद्र जी यादव भाई साहब, उनको मैंने बोला था, वो उनको जल्दबाज़ी थी कि एग्ज़ाम अपने क एग्ज़ाम हो गया, तो ये जेएस यूनिवर्सिटी, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी जो भी बैकडेट डिग्रियाँ हैं, डमी कैंडिडेट है, उन पे अपन जल्दी से जल्दी उनको जॉइनिंग दिला दें। क्योंकि हरिप्रसाद जी का उनका जाना था और शायद उनके हरिप्रसाद जी से अच्छी ट्यूनिंग थी। तो उन्होंने ऐसे कैंडिडेटों को जॉइनिंग दिलाने का काम जो है उपेंद्र यादव ने करा था। क्यों उपेंद्र यादव ने युवाओं के भविष्य के साथ खेला? ये तो है नहीं कि उपेंद्र यादव कल एक बात भी कहेगा कि मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मेरे को तो बेरोज़गार नेता बनना नहीं है। मेरे को तो सिर्फ़ पीटीआई बनना है भाई, आके पीटीआई की नौकरी दिलवा दे, और पीटीआई की नौकरी नहीं दिलवा सकता तो ये ज़िम्मेदारी ले ले कि मैंने इन बच्चों का भविष्य मैंने खराब करा। हम इतना ही चाहते हैं, न तो हमें बेरोज़गारों का, न मेरे को आगे जाके कोई चुनाव लड़ना, न मेरे को कोई बेरोज़गारों का कोई वो मसीहा बन के घूमना। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि जो युवा पीटीआई भर्ती में जो वंचित रहे, इनकी नेताओं की वजह से वंचित रहे हैं। उपेंद्र यादव, मैं तो सीधा-सीधा एलिगेशन उपेंद्र यादव और अधिकारियों पे लगा रहा हूँ कि अधिकारियों और उपेंद्र यादव यहाँ से बीकानेर तक गया था। उन फर्जियों को जॉइनिंग दिलाने का काम वहाँ बीकानेर तक करा था इन्होंने। तो क्यों वो उपेंद्र यादव ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा? और अगर वो बोल दे कि मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि सारे धरना प्रदर्शन आप देखोगे उस समय के, तो उपेंद्र यादव के ही थे। तो मैंने उपेंद्र यादव को मैंने 10 बार फ़ोन भी कर दिया था। सारी टीम वहाँ पे जाके आई है। आप सारे हमारे ट्वीट पे देखोगे, तो हम उपेंद्र यादव को टैग करते हैं कि भाई आ जा, एक ट्वीट कर दे। आज तक सिंगल ट्वीट नहीं आया उसका। तो अभी आप जैसे अगर आपको धमकी आती है, आपने इस संबंध में पुलिस को जी सर, बताया, एसओजी बता वगैरह को बता बताया कि रखा भाई है मेरे को सर। जान से मैंने मारने की एफ धमकी मिल रही है? जी, इतनी बड़ी कोई एफआईआर दर्ज करवाता है या किसी विश्वविद्यालय पे करवाता है या डमियों पे करवाता है या ये शुरुआत भी करता है ना, तो सब दिक्कतें तो आती है। इसमें एक अकेला ये नहीं करता है कि इसमें परिवार भी साथ में स्ट्रगल करता है। परिवार को भी धमकियाँ आती है, हमें भी धमकियाँ आती है। तो ये चलता रहता है सिलसिला। अपन अपन नौकरी के लिए कर रहे हैं। मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ। न मेरी कोई किसी से पर्सनली दुश्मनी है, न किसी से है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं सही हूँ, तो लोगों ने जो गलत किया वो भुगतेगा। बिल्कुल। मैं पर्टिकुलर किसी नाम पे जा ही नहीं रहा हूँ कि फलाना आदमी फर्जी है। ये है, जो फर्जी है उनको बाहर निकालो, जो सही है उन कैंडिडेटों को ले जाए। धमकियाँ आती है सर, डमी कैंडिडेट जो भी है, सारे उधर हमारे, मैं जोधपुर से ही हूँ प्रॉपर, लगभग जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। तो वहाँ के सारे लोकल, कोई फलाना गैंग चलाता है, कोई कुछ चलाता है, कोई माफिया है, सारे यही है जो गैंगे चला रहे हैं। डमी गैंग सबसे ऐसा ही भर्ती में देखोगे आप, सारी डमी गैंग है। जी। सरकार उनको भी सरकार से हैंडल कर लिया गया है। तो ये चीज़ें, धमकियाँ आती है उधर जालोर सांचौर उन एरिया से आ रहे हैं, तो धमकियाँ काफ़ी आई है और कर रहे हैं सर। एसओजी से भी सुरक्षा की मांग करी है, तो चल रहा है। सरकार से भी यही निवेदन है कि भाई ऐसे युवाओं के साथ में अगर गलत नहीं होना चाहिए। आपने एक बातचीत में पहले बताया था कि कुछ लोग आपके पास में कुछ पैसा या कुछ इस मामले को रफा-दफा करने के लिए आपके पास में घर पहुंच गए थे आपके, और उन्होंने कहा कि ये पैसा या जो भी चीज़ लो और इस मामले को रफा-दफा करो। वो क्या का मामला है? काफ़ी लोग आए थे मेरे पास में, मेरे एरिया के ही थे। मैं नाम तो अब यहाँ सार्वजनिक हाँ, करने कोई से बात कोई नहीं। मतलब है नहीं, पर जो बंदे आए थे मेरे घर पे आए थे, वो परिवार वाले सदस्यों को पहले तो प्यार से समझाया, फिर नहीं माने तो धमकाने वमकाने का भी काम करा था और ले दे के जैसे भी सलटाने का काम करा था। पर मेरे को नौकरी चाहिए। जो समाज में जो इज्जत खराब हुई है ना, वो एक नौकरी, सरकारी नौकरी की वजह से इज्जत खराब हुई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर ये ऐसा हुआ है, तो वो अपने भाई 300-400 जो वंचित रहे हैं उनके साथ में क्या बीत रही होगी। मेरे साथ ऐसे-ऐसे वंचित जुड़ रखे हैं जिनकी स्थिति ये नहीं है कि सुबह का खाना क्या बनाएँ, शाम को क्या खाना बनाएँ, रेहड़ियों पे काम कर रहे हैं सर। तो अपन तो इतने मजबूत हो गए, लड़-लड़ के इतने मजबूत हो गए कि अपन झेल लेंगे, पर भाइयों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अपनी नौकरी है, हक है, वो लेके रहेंगे।
बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि भारत रफ्तार लगातार इस तरह के जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ बोलता रहेगा। सच के साथ हमेशा भारत रफ्तार खड़ा रहेगा। जो आज हमारे साथ प्रेम गोलिया जी हैं, जिनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, ले देखे मामला रफा दफा करने की धमकी मिल रही है, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। इसी तरह से हमारे जो दर्शक उसमें से ऐसे कोई युवा हो जिनको लगता है कि उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, डमी कैंडिडेट के मान से उनकी नौकरी का हक छीन लिया गया, तो वो भारत रफ्तार से संपर्क कर सकते हैं या प्रेम गोलिया जी से संपर्क कर सकते हैं। इनके साथ जुड़ सकते हैं इस लड़ाई में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस ऐसे जो तंत्र है, जो डमी कैंडिडेट, जो कि पेपर लीक का जो गोरख धंधा चला रहा है। तो हम लगातार इस मामले पे लड़ते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और ये तो शुरुआत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ भारत रफ्तार की लड़ाई। तो आज हमारे साथ में प्रेम गोलिया जी ने निर्भीक होकर जिस तरीके से अपनी पूरी बात रखी और पूरा खुलासा हम लोगों ने किया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह के, एक तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, कम से कम 10 तरह के घोटाले हुए हैं, फर्जीवाड़े हुए हैं सिर्फ पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर। ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं हैं जिसके अंदर फर्जीवाड़ा निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि जो गिरोह है, जो गैंग है, जो माफिया है, क्या वो सिर्फ पीटीआई 2022 भर्ती की परीक्षा में ही घोटाला करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा? बाकी की जो लगातार सरकारी परीक्षाएं जो है उसके अंदर नहीं करेगा वो? तो ऐसे में अब सरकार को कड़ा कदम लेना होगा। सिर्फ पेपर लीक पर कोई कानून बनाने से या भ्रष्टाचारों के खिलाफ सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कड़े कदम उठाने होंगे। और इस तरह से प्रेम गोलिया की तरह से युवाओं को सामने आना होगा, तब हम इस भ्रष्टाचार का नेक्सस, इस गिरोह को, माफिया को समाप्त कर पाएंगे। तो मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। लगातार हम बने रहेंगे और आप इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ।